नमस्कार। आज हम जावा कलेक्शंस पर जो स्रोत मिले हैं उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इनमें से सबसे जरूरी बातें निकालें और समझें कि जावा में डेटा को संभालने के ये तरीके, ये कलेक्शंस आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि ये जो कलेक्शंस हैं वो अपने बेसिक एरे से कितने अलग हैं। फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसे समझेंगे और हाँ, लिस्ट, क्यू, सेट जैसे जो खास इंटरफेसेस हैं उन पर और उनके इम्प्लीमेंटेशन पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात जो साफ तौर पर सामने आई है वो है साइज का फर्क। स्रोत कहते हैं कि अरे का साइज तो फिक्स होता है, एक बार बना दिया बस उतना ही रहेगा। हाँ, जबकि कलेक्शंस वो जरूरत के हिसाब से साइज बदल सकते हैं, मतलब डायनामिक होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है उनका। सही। और दूसरा पॉइंट, डेटा टाइप का। हाँ, वो भी जरूरी है। एरे में आप प्रिमिटिव टाइप जैसे इंट, फ्लोट ये सब रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी, पर कलेक्शंस वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए है। प्रिमिटिव डालना हो तो उनको रैपर क्लास में डालना पड़ता है, जैसे इंटीजर या फ्लोट। अच्छा, और मेमोरी और परफॉर्मेंस स्रोतों में कुछ था इसके बारे में? हाँ, मेमोरी के लिहाज से कलेक्शंस को अक्सर थोड़ा बेहतर माना जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस में कभी-कभी बहुत सीधे कामों के लिए एरे थोड़े तेज हो सकते हैं। ठीक है। अब एक और मजेदार चीज पर आते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। स्रोतों में जिक्र है कि अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ असल में? देखिए, नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा थ्रेड एक ही समय पर लिस्ट को एक्सेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इससे चीजें तेज चलती हैं, पर एक खतरा भी है। इसे थ्रेड सेफ नहीं होना कहते हैं। खतरा? कैसा खतरा? जैसे मान लीजिए 2 लोग एक ही फाइल में एक ही जगह पर एक साथ कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो, क्या होगा? डेटा गड़बड़ हो सकता है ना? बस वैसा ही यहाँ हो सकता है। डेटा करप्ट हो सकता है या फिर नतीजे अजीब आ सकते हैं। ओह, समझा। तो फिर इसका उपाय क्या है? स्रोतों में वेक्टर का नाम आया है जो सिंक्रोनाइज्ड है। हाँ, सिंक्रोनाइज्ड है। हाँ, वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है। उसमें एक बार में एक ही थ्रेड काम कर पाता है, तो डेटा सेफ रहता है। लेकिन वेक्टर दरअसल एक लीगेसी क्लास है। मतलब जावा का जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है ना, जेडीके 1.2, उसके आने से भी पहले का है ये। लीगेसी? तो मतलब अब उतना इस्तेमाल नहीं होता या कोई कमी है इसमें? हाँ, एक तो परफॉर्मेंस की बात है, क्योंकि हर ऑपरेशन पर उसे चेक करना पड़ता है कि कोई और थ्रेड तो काम नहीं कर रहा, तो वो धीमा हो जाता है। और दूसरी बात, स्रोत ये भी बताते हैं कि जब वेक्टर को ज्यादा जगह चाहिए होती है तो वो अपनी कैपेसिटी सीधी डबल कर लेता है, 100%। डबल? हाँ। वो तो काफी ज्यादा है। हाँ, जबकि अरे लिस्ट सिर्फ 50% बढ़ाता है। तो वेक्टर मेमोरी थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। आजकल थ्रेड सेफ्टी के लिए लोग या तो अरे लिस्ट को collections.synchronized लिस्ट से रैप कर लेते हैं या फिर java.util.concurrent पैकेज की जो नई क्लासेस हैं जैसे कॉपी ऑन राइट अरे लिस्ट, उनका इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर ज्यादा बेहतर होती हैं। ये तो बहुत काम की जानकारी है। अच्छा, अब मुख्य कलेक्शन टाइप्स पर आते हैं। लिस्ट इंटरफेस की बात करें, स्रोत कहते हैं ऑर्डर बना रहता है, डुप्लीकेट्स आ सकते हैं। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट इसके उदाहरण है। कब कौन सा चुने? देखिए, अरे लिस्ट असल में अंदर एक एरे ही इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको किसी खास इंडेक्स पर सीधे जाना है, मतलब गेट ऑपरेशन करना है, तो वो बहुत तेज होता है। लेकिन बीच में कुछ डालना या हटाना है तो वो धीमा हो सकता है, क्योंकि बाकी सबको खिसकाना पड़ता है। और लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट अपने अगले और पिछले एलिमेंट का पता रखता है, तो बीच में से कुछ हटाना या जोड़ना तेज होता है। पर हाँ, अगर आपको किसी खास इंडेक्स वाले एलिमेंट तक पहुंचना है तो उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि उसे शुरू से गिनना पड़ता है। ठीक है। स्रोत में स्टैक का भी जिक्र था जो वेक्टर का चाइल्ड क्लास है, तो क्या इसमें भी वही लेगेसी वाली दिक्कतें? बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि वो वेक्टर से बना है तो उसमें भी सिंक्रोनाइजेशन वाला ओवरहेड है। ये लाइफो पर चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे प्लेटों का ढेर, जो आखिरी रखी वो पहले उठेगी। पुश से डालते हैं, पॉप से निकालते हैं। पर आजकल इसकी जगह भी डीक्यू इंटरफेस और एरे डीक्यू जैसी क्लासेस बेहतर मानी जाती हैं। वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। अच्छा, अब क्यों की बात करते हैं। ये फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे दुकान की लाइन। एकदम, जो पहले आया वो पहले निकलेगा। इसमें एक खास टाइप है प्रायोरिटी क्यू।
वो एलिमेंट्स को उनके डालने के क्रम में नहीं बल्कि उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से रखती है, जैसे नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में। हाँ, और स्रोत में कंपैरेटर का भी जिक्र था कस्टम सॉर्टिंग के लिए, पर उसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बताया गया है। हाँ, कंपैरेटर तब चाहिए होता है जब आपको अपनी मर्जी की सॉर्टिंग लगानी हो, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं, कुछ खासकर जब नंबर्स या टेक्स्ट ना हो। ये पावरफुल तो है, पर हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गया। और आखिर में सेट इंटरफेस, इसकी पहचान है यूनिक एलिमेंट्स, डुप्लीकेट्स नहीं। स्रोत, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट बताते हैं। इनमें कैसे फैसला करें? ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर चाहिए है या नहीं, और स्पीड कितनी ज़रूरी है। हैशिंग सबसे तेज़ है ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ सेट में है या नहीं। वो हैशिंग इस्तेमाल करता है, पर वो ऑर्डर याद नहीं रखता कि कब क्या डाला था। और अगर ऑर्डर चाहिए तो फिर लिंक्ड हैश सेट है। वो याद रखता है कि एलिमेंट्स किस क्रम में डाले गए थे। और ट्री सेट? वो सॉर्टेड रखता है ना? हाँ, ट्री सेट एलिमेंट्स को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, जैसे नंबर्स बढ़ते क्रम में। लेकिन इसकी एक शर्त है, जैसा स्रोत बताते हैं, सारे एलिमेंट्स एक ही जैसे होने चाहिए, होमोजीनियस, जिनकी आपस में तुलना हो सके। अलग अलग टाइप के डालेंगे तो एरर आ सकता है। तो कुल मिलाकर जावा कलेक्शंस डेटा को मैनेज करने के लिए वाकई बड़े फ्लेक्सिबल और पावरफुल तरीके हैं। मुख्य बातें ये रहीं: डायनामिक साइज, सिंक्रोनाइजेशन का ट्रेड ऑफ, परफॉर्मेंस और सेफ्टी के बीच, और लिस्ट, क्यू, सेट, सबकी अपने खास काम और तरीके। बिल्कुल, और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कलेक्शन चुनना है। ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है। इसका सीधा असर आपके एप्लीकेशन की स्पीड, मेमोरी यूसेज और रिलायबिलिटी पर पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कलेक्शन चुने तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज नहीं, बल्कि अपने प्रोजेक्ट की ज़रूरतें और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि भाई किसी खास सिचुएशन में कौन सी डेटा स्ट्रक्चर सबसे फिट बैठेगी और क्यों।